ठीक है, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कौन कौन बनाता है? सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। अभिकारकों, ठीक है, एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी, है ना। कि भाई ऐसे तो हमारा लिमिटेशन है, हमारी सीमाएं हैं रासायनिक समीकरण की कि वो हमें भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता, लेकिन हमें साइड से तीन चीज, अगर ठोस के लिए हम लोग S इस तरह से लिख देते हैं, द्रव के लिए नहीं A क्यों लिखते है ना, एंड गैस के लिए हम लोग G लिखते हैं। मतलब पदार्थ के बाजू में हम लोग ये लिख देंगे कि उसकी अवस्था को बताने के लिए। जैसे कि एक समीकरण लेते हैं, CaCO3, जिसमें हम लोग को पता है इसको क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, बता रखे थे ना। कैल्शियम कार्बोनेट को इसका रिएक्शन हम लोग ये जानते हैं ना, CaO प्लस CO2। अब हमें ये नहीं पता कि भाई ये जो पदार्थ है ना कौन सी अवस्था में, इनकी भौतिक अवस्था क्या है। हम लोग को सबको पता है कि CO2 गैस होती है ना, CO2 गैस होती है तो इसके बाजू में G लग जाएगा। क्या लग जाएगा? G लग जाएगा। CaCO3 क्या होती है? ठोस ना, चूना पत्थर, क्या बोले थे हम, तो ये ठोस होती है ना, S लग जाएगा। या भखरा चूना भी हो सकता है, भखरा चूना CaOH का होल ट्वाइस, वो भखरा चूना होता है, ठीक है ना। और हमारा ये बन गया। और कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कली चूना, ये भी सॉलिड रूप में होता है, इसमें भी S लग जाएगा। तो ये जो बाजू में SSG लगा हुआ है ना, ये हमें अभिकारक और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देती है। क्या करती है? भौतिक अवस्था की जानकारी देती है कि नहीं। ये जो साइड में लगे हुए हम लोग पहले से जानते हैं कि क्योंकि हमारा रासायनिक समीकरण भौतिक अवस्था की जानकारी अपने से देता नहीं है, हम लोगों को साइड से लगाना पड़ता ना कि भाई सॉलिड गैस, मतलब कौन से पदार्थ सॉलिड में है, कौन से पदार्थ गैस में है, कौन से पदार्थ द्रव्य अवस्था में। तो उसके लिए हम लोग उसकी भौतिक अवस्था की जानकारी देने के लिए ये इन तमाम संकेतों का यूज करते हैं। बात समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या है? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। क्या बोला? हाँ, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी, ठीक है। ये देखो, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होते हैं? ऊष्माक्षेपी हुए जिससे हीट आती, जिस अभिक्रिया में हमें प्रतिफल के रूप में हीट मिले। क्या मिले? प्रतिफल में हीट मिले। प्रतिफल समझ रहा है ना, प्रोडक्ट उसका, जिसके प्रतिफल में क्या मिले? हीट मिले। हीट बोले तो ऊष्मा मिले। क्या मिले? ऊष्मा मिले, ठीक है ना। और जिस ऊष्माशोषी, जिसके प्रतिफल में हीट ना हो, जिस अभिक्रिया के बाद उस परख नली को छूने पर हमको ठंडक महसूस हो, उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी कहते हैं। दैट मीन्स इसके अभिकारक में भले ही हीट हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट में हीट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? इसका रिएक्टेंट में भले ही हीट हो सकेगा, लेकिन प्रोडक्ट में हीट नहीं आएगा। किसमें? और इसमें प्रोडक्ट में हीट आएगा, प्रतिफल में हीट आएगा। मतलब क्या? ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बाद हम लोग जब परख नली को छूते हैं, हमें ठंडक महसूस होती है। क्या महसूस होती है? ठंडक महसूस होती है ना। तो यहां पे बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। ऐसे जो है ना, हमें जानकारी देने के लिए हम लोग कैसे जानेंगे कौन सा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, कौन सा अभिक्रिया ऊष्माशोषी है? सीधी सी बात है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग को पता है कि ऊष्माक्षेपी के प्रतिफल में हीट आता है, ऊष्माशोषी के रिएक्टेंट में हीट होगा, लेकिन प्रतिफल में हीट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखना। एक लेते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देती है हमें? C+O2 क्या देती है? जल्दी बोलो यार। CO2 प्लस उष्मा, प्लस उष्मा बोलने का मतलब हीट, या है ना।
C+O2 CO2 देती है ना, ये तो बेसिकल अभिक्रिया था, आप लोग तो बहुत दिन से पढ़ते हैं इसको। CO2 प्लस हीट, हीट यहां पे क्या हुआ कि प्रोडक्ट में हीट आया ना, प्रोडक्ट में हीट आया तो कौन सी अभिक्रिया हो गई है, बात समझ में आ गया? प्रोडक्ट में हीट आई ना तो कौन सी अभिक्रिया हो गई है, ऊष्माक्षेपी। अगर ये इस प्रकार से होता जैसे कि N2 प्लस O2 प्लस हीट, वही ऊष्मा क्या देती है बताओ, 2NO। ये दे रही ना। अब बताओ इसमें हीट रिएक्टेंट में है ना, हमारा हीट इसमें किसमें है, रिएक्टेंट में है, अभिकारक में है कि नहीं? यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया हुई, ऊष्माशोषी। बात समझ में आ गई? तो हमारे जो रासायनिक समीकरण में कौन सा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और कौन सा अभिक्रिया ऊष्माशोषी है ना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। बात समझ में आ गया? इंग्लिश नेम होता है इसका, ठीक है, जरूरी पड़ेगा तो हम लिखवा देंगे। तीसरा पॉइंट देखो, ठीक है, इसमें है तीसरा पॉइंट, गैस के उत्सर्जन की जानकारी। गैस की उत्सर्जन की जानकारी है ना। बेसिकली क्या है ना कि हम लोग रासायनिक समीकरण में गैस की उत्सर्जन हो रही है, इस चीज की जानकारी एरो से देते हैं। किससे देते हैं? एरो से देते हैं। वो एरो किधर की तरफ होती है? ऊपर की तरफ होती है। सिंपल सी बात है, वो एरो किधर की तरफ होती है? ऊपर की तरफ होती है। बात समझ में आ रहा? तो हम लोग किसी भी चीज को गैस हमको शो करना है तो इस प्रकार का एरो से शो करते हैं। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार के एरो से शो करते हैं। यानी कि समीकरण में ये वाला एरो किसी भी चीज के बगल में अगर लिखा रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि गैस उत्सर्जित हो रही है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, ठीक है, ये हमारे रिजल्ट में क्या देती है बोलना? ZnSO4 प्लस H2 ना, प्लस H2 हमारा गैस हो गया। इसके बाजू में ऐसे एरो लगा रहेगा तो समझ आएंगे H2 हमारा गैस। गैस उत्सर्जित हो रही है, गैस उत्सर्जित हो रही है, निकलती मतलब गैसेस इससे निकल रहे, तो ये एरो बता रहे हैं ऐसे। तो क्या हुआ, गैस की उत्सर्जन की जानकारी हमें इस एक एरो से मिलती है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? अपक्षेप का बनना। क्या है? अपक्षेप का बनना, है कि नहीं? अपक्षेप की बनने की जानकारी है ना, अपक्षेप का अपक्षेप बनने की जानकारी, सॉरी, अपक्षेप बनने की जानकारी। अपक्षेप बनने की जानकारी कैसे मिलती? किस? ये एरो। हम तुमको हमेशा बताएं कि अपक्षेप हमारा एक दहीनुमा सॉलिड होता है, दहीनुमा जैसा सॉलिड होता है, जो कि जलीय विलयन से, जलीय अभिक्रिया के बाद जलीय विलयन से पृथक बन जाता है। जलीय विलयन से पृथक बन जाता है। पृथक बनने का मतलब वो पेंदी में जाके बैठ गया, पेंदी में जाके बैठ गया, नीचे गया ना, इसलिए हम लोग उसको ऐसे एरो से डिनोट करते हैं, ऐसा वाला एरो देते हैं नीचे की तरफ, जो कि अपक्षेप को दर्शाता है कि भाई ये अपक्षेप बना है। समझ में आ रही है? जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, सिल्वर नाइट्रेट वाला ना, AgNO3, बोलना AgNO3 प्लस HCl, क्या मिला? AgCl प्लस HNO3। इसमें अपक्षेप कौन सा बना? सिल्वर क्लोराइड बनाना, सिल्वर क्लोराइड बनाना अपक्षेप इसमें, है कि नहीं? तो सिल्वर क्लोराइड के नीचे क्या बन जाएगा? ऐसा। तो तुमको ये नहीं, अगर जिसके रिएक्शन में बगल में अगर ऐसा रहा तुम समझ जाएगा कि AgCl मेरा क्या है? अपक्षेप है। क्या समझ जाओगे? AgCl मेरा क्या है? सिल्वर क्लोराइड मेरा क्या है? अपक्षेप। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब आती है अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। पांचवा पॉइंट क्या है? अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी, है कि नहीं? इसमें क्या होती है ना कि हम लोग तुमको ये भी सीमा में ये भी चीज था कि हमारा जो है ना रिएक्शन ये नहीं बताता है, हमारा जो इक्वेशन है ना, मतलब समीकरण ये नहीं बताता है कि भाई उस पर कैसा रिएक्शन, हीट लग रहा है कि प्रेशर लग रहा है कि क्या लग रहा है। उसके लिए हम लोग एक जानकारी के लिए जहां पे हमारा ये तीन चीज होता है ना, अभिकारक और प्रोडक्ट को अलग अलग करने वाला, इसके ऊपर में हम लोग दर्शाते हैं अभिक्रिया की शर्तों। भाई किस शर्त पर अभिक्रिया हो रहा है, इसके ऊपर ना ताप है
या दाब है, ठीक है, या फलाना ढिमकाना के कुछ भी इसके ऊपर है, वो चीज इसमें दिखाया गया, ताप दाब, है ना, इतना तापमान, जैसे कि बोले इतना डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर, तो हीट का चिन्ह होता है ऐसा छोटा छोटा ट्रायंगल, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं भाई, हीट कर रहे हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो यहां लिख देंगे कि भाई 25,000 डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिख देंगे, है ना, इतना इतना डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये चीज जो शर्त है ना, जो कुछ शर्तें होती है कि भाई हमारा रिएक्शन कैसे चलता है, बल तापमान कुछ भी लिखना हो, ये सब के सब किस में लिखाते हैं, इस एरो के पास लिखाते हैं, इस एरो पे लिखाते हैं। बात समझ में आ गई? अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी हमें कहां निर्देशित करते हैं, इस पे निर्देशित करते हैं, ठीक है। और अंतिम पॉइंट है अभिक्रिया की रिवर्सिबिलिटी के बारे में, रिवर्सिबिलिटी के बारे में, उत्क्रमणीयता के बारे में, है ना, क्या है अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी, इसको रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी। दैट मीन्स रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या हो गया कि रिवर्स मतलब समझ रहे हो, अगर x से y तो y से x, x से y तो y से x, x से y बनता है और y को फिर रिएक्ट करने पर तो रिवर्सिबिलिटी का साइन ऐसे हो जाता है, x से y, y से x। तो हम लोग ऐसा दो एरो देते हैं, इसको हम लोग रिवर्सिबिलिटी दिखाने के लिए, एक एरो ऐसा और एक एरो ऐसा, रिवर्सिबिलिटी का साइन हो गया। मतलब यहां पे दोनों तरफ नोकी नहीं देते, एक ही तरफ नोकी देते, तो एक तरफ से लाइन खींच के इधर नोकी देते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ क्या था, बोलो, N2 प्लस 3H2 क्या दिया, 2NH3। तो भाई देखो हम लोग का रिवर्सिबिलिटी रिएक्शन हो गया, ये हमें ये इससे मतलब इससे ये प्रोडक्ट मिलते हैं, और जब ये अभिकारक हो तो ये प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इस सिचुएशन में हमको रिवर्सिबिलिटी दिखाना है, रिवर्सिबिलिटी दिखाना है ना, तो रिवर्सिबिलिटी दिखाने के बाद ये वाला साइन चलेगा इस पे, ठीक है ना, ये वाला साइन इस पे आएगा, रिवर्सिबिलिटी साइन कहते हैं इसको। बात समझ में आई? तो ये जो रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाना, यह हर एक पॉइंट है। अभिकारक एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी कौन कौन सी चीज देती थी, पता चल गया। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी की जानकारी कैसे पता चलता है, अगर प्रोडक्ट में हीट रहे तो हम लोग उसको कौन सा कहेंगे, और जब हम लोग का इसमें रहे ऊष्माशोषी रहे, जब अभिकारक में रिएक्टेंट में रहे। गैस की उत्सर्जन की जानकारी, गैस की उत्सर्जन की जानकारी हमें अपर एरो देती थी, अपक्षेप बनने की जानकारी हमें डाउन एरो देती थी। अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी हम लोग वो जो एरो होती है ना, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करती है, उसके ऊपर हम लोग निर्देशित करते थे। अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की, जो कि रिवर्सिबिलिटी है, उसको हम लोग इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, ठीक है। जहां पे ये जो चीज समझना है, भैया इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, ये दोनों जुट के ये हुआ, ये टूट के ये हुआ। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी भी पॉइंट में नहीं ना, प्रॉब्लम जी नहीं।